नमस्कार। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए कार्यस्थल कौशल के इस सत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम ललित सिंह है और मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ ग्राफिक राहील यूनिवर्सिटी भीमताल उत्तराखंड में। इस सत्र में हम पढ़ेंगे समस्या समाधान की रणनीतियाँ और निर्णय के बारे में। तो सबसे पहले इस सत्र में हम समस्या की अवधारणा को समझेंगे और इसमें हमारा जो फोकस होगा वो उसके समाधान पर होगा, क्योंकि पिछले सत्र में हमने समस्या के प्रारूप के बारे में पढ़ा था। हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि कैसे समस्या समाधान की रूपरेखा प्रक्रिया क्या होती है, कैसे हम किसी भी समस्या का समाधान सही तरीके से कर सकते हैं, और इसमें कार्य में आने वाली जो तकनीकें हैं उनके बारे में भी हम इस सत्र में पढ़ेंगे। पिछले सत्र में हमने चर्चा करी थी समस्या समाधान की अवधारणा के बारे में और कार्यस्थल की समस्याओं का परिप्रेक्ष्य के बारे में। इसमें हमारा फोकस समस्या पर था और इस सत्र में हमारा फोकस समस्या के समाधान पर होगा। हम दोबारा देखते हैं पिछले जो सत्र में हमने किया था कि समस्या क्या होती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ या सिचुएशन जो हमें हमारे लक्ष्यों को वांछित या प्रभावी तरीके से प्राप्त करने से रोकती है उसको हम समस्या बोलते हैं। और हमने ये भी देखा था कि कैसे जो वस्तुएं बनती हैं, बिकती हैं और हम खरीद कर इस्तेमाल करते हैं वो कैसे किसी न किसी समस्या का समाधान होता है। और उसी तरह से हर एक कर्मचारी किसी भी कार्यस्थल में कोई न कोई समस्या का समाधान जरूर दे रहा होता है। तो हम देखते हैं समस्या और समाधान के 3 पहलू। सबसे पहली है पुरानी समस्या पुराना समाधान। ये हमने पिछले सत्र में देखा था जहाँ पर प्रेसिडेंस था, यानी कि पुरानी समस्याएं चली आ रही हैं और पुराने समय से उनका समाधान भी चला आ रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, यानी कि हम जो पहले से समस्या का समाधान चला आ रहा है उसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा होता है कि समस्या तो पुरानी है लेकिन अब जो हम समाधान निकाल रहे हैं वो नया है, यानी कि पुरानी समस्या है और नया समाधान। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो नया समाधान है वो हो सकता है कि ज़्यादा प्रभावकारी हो, या हो सकता है कि वो ज़्यादा इकोनॉमिकल हो, या हो सकता है कि वो समस्या को ज़्यादा अच्छी तरह एड्रेस करता हो, इसका समाधान अच्छा करता हो। और इसमें हमें ज़रूरी होता है क्रिटिकल थिंकिंग, जो हमने पहले देखा था। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो एक बहुत पुरानी समस्या है कि कैसे हम इकोनॉमिक आदान प्रदान करते हैं। अगर आपको मालूम है, आप सभी जानते होंगे कि पुराने ज़माने में एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु के साथ एक्सचेंज करते थे, यानी कि कुछ लोग सोना लाते थे और केरल से सोने के बदले मसाला ले जाते थे, या कुछ लोग सिल्क लाते थे चाइना से और उसके बदले वो कुछ दूसरी चीज़ें ले जाते थे। उसके बाद आया जब कुछ राजाओं ने कुछ करेंसी निकाली, फिर अब नए मॉडर्न तरीके में करेंसीज़ हैं। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड भी हमने देखा, और सबसे ताज़ा एग्ज़ाम्पल जो है हिंदुस्तान में वो है यूपीआई का, जिसको कि करीब करीब सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसमें छोटे से छोटे भुगतान का भी हम कर सकते हैं। और बहुत सारी जो पुरानी समस्याएं थीं, जैसे हम आदान प्रदान कैसे करें या खुले पैसे कैसे लाएं, उन सब का एक ये नया समाधान है, पुरानी समस्या का नया समाधान। अब आते हैं कि नई समस्या का नया समाधान कैसे होता है। यानी कि अगर नई समस्या है तो स्वाभाविक है कि पुराना समाधान उसमें काम नहीं करेगा, काम करेगा तो इतना प्रभावी नहीं होगा। तो हम कैसे नए समस्या का नया समाधान निकाल सकते हैं, ये हम करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग से। तो नई समस्याओं का कुछ उदाहरण जैसे हैं कि साइबर प्रॉब्लम्स हैं, या जैसे कि आप सब लोग देखते होंगे कि फ़ोन के ज़रिए कैसे लोगों को ठगा जाता है, या कैसे को कुछ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उनसे पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो ये नई तरह की समस्या है। तो इसमें ताला लगाने से या इस तरह के समाधान करने से स्वाभाविक है हमें समाधान नहीं मिलेगा। तो इसमें हमें नई तरह की समाधान निकालने पड़ते हैं। और जो साइबर थाना है या साइबर पुलिस है वो इसी के डायरेक्शन में एक प्रयास है। एक और जो समस्या हमारे इस समय की है वो है सोशल मीडिया एडिक्शन। हम बाकी तरीके के तो एडिक्शन पहले देख चुके हैं, लेकिन इस ज़माने में लोगों को सोशल मीडिया की लत पड़ रही है और घंटों घंटों वो इसमें लगे रहते हैं मोबाइल फ़ोन पे, सोशल मीडिया में, या तो इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करने में, या सिर्फ एक दर्शक करके उसको इस्तेमाल करने में। तो इसके लिए भी हमारे पास नए समाधान होने चाहिए,
पुराने समाधान से काम नहीं चलेगा। अब हम देखना चाहेंगे कि समस्या समाधान की प्रक्रिया क्या होती है। अगर हम कार्यक्षेत्र पर समस्या की बात करते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मल तरीका होता है जिसमें कि अलग अलग चरण होते हैं, और उससे हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं और ज़्यादा प्रभावकारी समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहला चरण होता है समस्या की पहचान, यानी कि हमें पहचान आ जाए कि यह एक जो सिचुएशन है या स्थिति है वो हमारे कार्य को प्रभावित कर रही है। कई बार हमें नहीं पहचान में आता कि कोई ऐसी स्थिति है जो हमारे कार्य को प्रभावित कर रही हो। दूसरा चरण होता है समस्या का विश्लेषण। इसमें हम देखते हैं कि जो समस्या हमें दिख रही है, जिसकी की वजह से हमारा कोई कार्य प्रभावित हो रहा है, उसके क्या क्या पहलू हैं। और कई बार जो हमें ऊपर से दिखती है वो समस्या नहीं होती है। जैसे कि अगर हमें बुखार आता है तो ये समस्या नहीं है। समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि बुखार की जड़ हमारे किसी इन्फेक्शन में हो सकती है। तो इसमें विश्लेषण में हमें ये पता चल सकता है कि असली समस्या हमारे पास क्या है, जिससे कि हम जो समाधान निकालें उस समस्या को ही एड्रेस करें। तीसरा चरण है वैकल्पिक समाधान विकसित करना, यानी कि एक ही समस्या के हम कई सारे समाधान विकसित करते हैं। फिर हम चौथे चरण में समाधानों का मूल्यांकन करते हैं, और इसमें से पाँचवें चरण में सबसे जो उत्तम समाधान होता है उसका चयन करते हैं। छठे चरण में हम इसको लागू करते हैं। सातवें चरण में हम इसको देखते हैं कि समाधान लागू सही तरीके से हो रहा है, और समीक्षा भी लेते हैं अगर कुछ हमें चेंजेस की आवश्यकता होती है। और आखिरी चरण में हम हमारे जो समाधान होते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हमने समाधान सही तरीके से इस्तेमाल किया कि नहीं किया, और आगे की समस्या समाधान में भी वहाँ से सबक लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम चरण 1 में, समस्या की पहचान करना। इसमें कुछ तकनीकें हमारे पास हैं। सबसे पहला है गैप एनालिसिस बोलते हैं। इसमें होता है कि हम जो वर्तमान स्थिति में हैं और हम जैसी स्थिति चाहते हैं उन दोनों में क्या अंतर है। तो जैसे कि हम चाहते थे कि कोई भी एक कॉलेज में एक जो कक्षा है वो 60 मिनट की हो पाए और सारे विद्यार्थी 60 मिनट तक बैठ के पढ़ सकें, तो हम ये देखते हैं कि नहीं, हम जो कोई भी क्लास है उसको अधिकतम 40 मिनट तक ही चला पा रहे हैं। यानी कि गैप एनालिसिस यहाँ पर क्या हो गया कि हम 60 मिनट की बजाय 40 मिनट की ही कक्षा चला पा रहे हैं। इसको हम गैप एनालिसिस करते हैं। दूसरा होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि जो समस्या होती है उसको स्पष्ट शब्दों में परिभाषित करते हैं, जिससे हर किसी को ये समझ में आए कि इसमें असली समस्या क्या है। तो हमने जो अभी उदाहरण लिया, इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये समस्या है कि 60 मिनट के कक्षा के बजाय हम सिर्फ 40 मिनट की कक्षा ही कर पा रहे हैं। ये समस्या का कथन होता है। तीसरा होता है ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यूज़, जहाँ पर कि हम कर्मचारी या हितधारकों से साक्षात्कार लेके या उनकी जानकारी एकत्रित करते हैं, जिससे कि हम समझ पाएँ कि कोई समस्या है, मौजूद है, और वो कैसे अच्छी तरह और समझी जा सकती है। चरण 2 में हम समस्या का विश्लेषण करते हैं, और इसमें हमारे पास जो तकनीकें हैं जिनका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है मूल कारण विश्लेषण या रूट कॉज एनालिसिस, जैसा कि ये टर्म बताती है कि इसमें हम समस्या के मूल कारण की पहचान करने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है 5 व्हाइस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 5 बार क्यों पूछते हैं किसी भी समस्या के लिए। तो जैसे कि हम पूछते हैं, हमारे पास समस्या है कि लोग कार्यस्थल पे देर से पहुंच रहे हैं, तो हम किसी से पूछते हैं आप कार्यस्थल पे देर से क्यों आए, तो वो कर्मचारी हमको बोलेगा कि हमारी बस लेट हो गई। तो हम बोलते हैं कि बस लेट क्यों हो गई, तो वो हमें बताएगा क्योंकि रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक था। तो हम बोलते हैं कि ट्रैफिक क्यों था, तो वो बोलेगा कि क्योंकि इस समय दफ्तर का या कार्यस्थलों का समय होता है, इसलिए ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हम उससे पूछते हैं कि कार्यस्थल इसी समय आप क्यों आए, तो वो बोलेगा क्योंकि मैं 10 बजे पहुंचने के लिए 1 घंटा पहले निकलता हूं, इस वजह से मुझे ये भीड़ मिलती है। तो इस तरह से हम क्यों पूछते पूछते मूल कारण तक पहुंच सकते हैं, और क्योंकि समाधान के लिए हमें मूल कारण मालूम होना बहुत ज़रूरी है, तो ये तकनीक हम विश्लेषण में काम में लेते हैं। तीसरा है फिशबोन आरेख।
यह एक तरह का डायग्राम होता है जो कि एक मछली के हड्डी के आकृति का होता है, जिसमें कि उसका सर जो होता है वो फाइनल डेस्टिनेशन होता है और जो बाकी शाखाएं होती हैं उसमें हम समस्या के अलग अलग हिस्सों को रेखांकित करते हैं। और चौथा होता है हम परेटो विश्लेषण। इसमें यह समझा जाता है, परेटो एनालिसिस में हम ये समझा जाता है कि जो 80% समस्याएं हैं उनका कारण 20% ही है, यानी कि 20% कारण 80% समस्याओं का पैदा करती हैं। तो इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं समस्या का। तीसरा है वैकल्पिक समाधान को विकसित करना। इसमें हमारे पास जो मौजूद तकनीकी हैं उसमें सबसे जो प्रभावी तरीका है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। इसमें हम क्या करते हैं कि कई लोग मिलके या कुछ लोग मिलके समस्या के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसमें ये ध्यान में रखा जाता है कि जब ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है उस समय हम किसी भी आइडिया की या किसी भी विचार की कोई आलोचना नहीं करते हैं, न उसको रोकते हैं। हम किसी भी तरह के विचार को आने देते हैं और अंत में फिर हम उन विचारों को विश्लेषण करते हैं और उसमें से जो विचार हमें ठीक लगते हैं उन पर हम आगे विचार करके उनको हम समाधान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है माइंड मैपिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि विचारों को दृश्य के रूप में दिखाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि एक कोई समस्या है कि हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं फैक्ट्री में बन पा रहा है, तो हम इसको क्वालिटी शब्द जो होता है उसको बीच में लिखते हैं, फिर उसके बाद में लिखते हैं रॉ मटेरियल की क्वालिटी, तीसरा बोलते हैं मशीन की क्वालिटी, चौथा हम शब्द लिख देते हैं कि कर्मचारियों में स्किल का ना होना। इस तरह से हम विचारों को दृश्य के रूप में अगर सामने पेश करते हैं तो इसमें हमें और भी विचार आते हैं और हम समस्या के समाधान तक पहुंच सकते हैं। तीसरा है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। यह ब्रेनस्टॉर्मिंग से थोड़ा अलग होता है और इसमें हम खास तरह के विचार ही उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें छांट कर अच्छे विचारों को हम समाधान में इस्तेमाल करते हैं। चौथी तकनीक है स्कैम्पर तकनीक। इसको स्कैम्पर जो है वो शॉर्ट फॉर्म है सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, एडेप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट एंड रिवर्सल। यानी कि जो समस्या है, जो हमारे पास स्थिति है, उसको हम इन 7 चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम कोई समस्या है तो उसको कैसे हम बदल सकते हैं, कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि पानी हमें समस्या दे रहा है, तो हम क्या दूसरे तरह का फिल्टर्ड वाटर या आरओ वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंबाइन का मतलब है कि अगर एक समाधान नहीं अगर कार्य कर पा रहा है तो क्या 2 चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं। एडेप्ट होता है यानी कि हम किसी भी समाधान को क्या दूसरी तरीके से यहाँ पर एडेप्ट कर सकते हैं और काम में ले सकते हैं। और मॉडिफाई होता है कि थोड़ा ज़्यादा बदलाव न करके अगर क्या थोड़े बहुत बदलाव से हम समाधान अच्छी तरह कर सकते हैं, या अगर हमारे पास कोई चीज़ मौजूद है तो क्या हम उसको किसी दूसरे काम में ले सकते हैं। और छठा होता है कि क्या हम इसको हटा देंगे अगर कोई प्रोसेस या कोई स्थिति ऐसी है जो समस्या पैदा कर रही है, अगर हम उसको हटा देते हैं तो क्या कोई नुकसान होगा। तो मेडिकल टर्म्स में आप जैसे देखते हैं कि कई लोगों को अपेंडिक्स का दर्द होता है, तो उसको अपेंडिक्स को हटा भी देते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। या टॉन्सिलाइटिस होता है जिसमें कि टॉन्सिल बार बार इन्फेक्शन करता है, तो हम टॉन्सिल को ही एलिमिनेट कर देते हैं और समस्या ख़त्म हो जाती है। और 7वां है रिवर्सल, यानी कि जो भी हम कर रहे हैं इस समय, क्या उसका उल्टा करके हमें कोई नया समाधान मिलता है कि नहीं मिलता है। यानी कि मान लीजिए हम किसी प्रोसेस में A to Z जा रहे थे और हमारे पास समस्या आ रही थी, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि Z से A की तरफ जाएं जिससे कि वो समस्या ना आए। चौथा चरण है समाधानों का मूल्यांकन करना। इसमें भी हमारे पास बहुत सारी तकनीकें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है SWOT एनालिसिस, जिसमें कि हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का मूल्यांकन करते हैं। यानी कि कोई भी समाधान जो हमारे पास है उनमें ये चारों चीज़ें क्या क्या हैं। जैसे कि अगर हम समाधान बोलते हैं कि हम
अगर कर्मचारी देर से आप आ रहे हैं कार्यस्थल पर, तो क्या हम आधा घंटा पहले अपनी स्टाफ बसेस चला सकते हैं? तो उसमें हम स्ट्रेंथ देखेंगे कि हाँ सभी कर्मचारी समय पर आ पाएंगे। वीकनेस देखेंगे कि इसमें ये होगा कि कई सारे लोगों को अपना पर्सनल टाइम कम करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि अगर वो रास्ते में जल्दी आते हैं या जल्दी कार्यस्थल पे पहुंचते हैं तो हम कुछ और लाभकारी कार्य कैसे कर सकते हैं। और थ्रेट या चैलेंज हम जिसको मानते हैं कि ऐसा करने में हमें कौन कौन सी नई समस्याओं को को सामना करना पड़ेगा। दूसरा होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, या लागत और लाभ को हम तुलना करते हैं कि अगर हम किसी समस्या के समाधान में मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ मनी, एक्स रुपया खर्च कर रहे हैं, तो क्या जो हमारी प्रॉब्लम थी वो उससे ज़्यादा महंगी थी। यानी कि अगर हमें कोई ऐसी समस्या थी जो हमें 100 रुपये का नुकसान करा रही थी, तो हम उसका समाधान 150 रुपये का नहीं कर सकते हैं। तीसरा है डिसीजन मैट्रिक्स। इसमें कई सारे मापदंड होते हैं जो कि निर्धारित हम करते हैं और जो कि रेलेवेंट होते हैं हमारी समस्या के लिए, और उसके बेसिस पे हम हर एक मापदंड पे ये देखते हैं कि जो हमारा समाधान है वो कितना खरा उतरता है। और चौथा होता है रिस्क असेसमेंट या जोखिम मूल्यांकन, यानी कि अगर कोई हम समाधान लागू कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हमें जोखिम है। पांचवा चरण होता है सर्वोत्तम समाधान का चयन करना। इसमें भी हम कुछ तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है कंसेंसस डिसीजन मेकिंग होती है, यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड कर्मचारी हैं या जो मैनेजर्स हैं उनसे ये पूछा जाता है कि आपको कौन सा समाधान ज़्यादा अच्छा लगता है, और जिस समाधान पर सभी लोग सहमत होते हैं उस समाधान को ले लिया जाता है। दूसरा होता है मल्टी वोटिंग, यानी कि कई सदस्यों से कई विकल्पों पे वोटिंग ली जाती है जिसमें हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 5 समाधान आए हैं और समाधान ए को हर कोई 10 नंबर देता है, समाधान 2 को 8 नंबर देता है, तो हम इस तरह से समाधान का चयन कर सकते हैं कि कौन से समाधान को ज़्यादा स्कोर मिलता है। और फोर्स फील्ड एनालिसिस होता है जिसमें कि हम इसमें किसी भी समाधान के दोनों पहलुओं को अच्छी तरह समझते हैं, पक्ष और विपक्ष में, और जो ज़्यादा ताकतवर होता है उसकी तरफ जाते हैं। यानी पक्ष अगर ज़्यादा ताकतवर है तो हम उस समाधान को लागू कर देते हैं। छठा चरण है समाधान लागू करना, और ये भी योजनाबद्ध तरीके से लागू होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्शन प्लानिंग, यानी कि क्या क्या ऐसे समाधान हैं जो हमें लागू करने हैं और उसको ज़मीन पे उतारने हैं या उसको हमें लागू करना है, वो हम इसमें देखते हैं। दूसरा होता है गैंट चार्ट। ये ऐसा चार्ट होता है जिसमें कि समय के अनुसार कौन कौन सी हमें समाधान लागू करने हैं वो बताता है। और तीसरा होता है RACI मैट्रिक्स। इसमें हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि कौन कौन समाधान के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है, किससे कंसल्ट किया गया है और किसको इसके बारे में बता दिया गया है। सातवां चरण होता है निगरानी और समीक्षा करना। यहाँ पर हम समीक्षा करते हैं कि जो हमने समाधान लागू किए थे क्या वो खरे उतर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें पहला तरीका होता है KPI या मैट्रिक्स का। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि नापने के लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा तरीका है। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को खरीदने में हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि वो हमारी समस्या का कितना ज़्यादा अच्छी तरह से समाधान करता है। दूसरा होता है हम प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं, यानी कि नियमित तौर पे अपडेट लेते रहते हैं कि क्या प्रगति चल रही है समाधान के लागू करने में, और इससे हम समीक्षा कर पाते हैं। और तीसरा होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड एक तरह का टूल होता है जिसमें कि एक ही समय में चित्र द्वारा हम देख सकते हैं कि कौन कौन से परिणाम रियल टाइम में इस समय किस तरह से चल रहे हैं। आठवां चरण होता है मूल्यांकन और आत्ममंथन करना। ये आखिरी चरण होता है। यहाँ पर जब हम समस्या का समाधान लागू कर चुके होते हैं और हम ये समझ चुके होते हैं कि समस्या का समाधान अच्छा था या बुरा था, तब हम ये भी सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने सही डायरेक्शन में काम किया और हमें आगे इससे क्या सीख लेनी चाहिए। इसमें हम आफ्टर एक्शन रिव्यू का सहयोग लेते हैं, लेसन्स लर्नड लॉग लेते हैं। इसमें सभी कर्मचारी या जो भी प्रभावित होते हैं वो लोग इसमें भागीदारी देते हैं, और फीडबैक सर्वे करते हैं जिसमें हम लोगों से सर्वेक्षण करके ये पूछते हैं
जो हितधारक होते हैं या जो जिनसे इनको पूरा सीधा सीधा संबंध होता है समस्या के समाधान से, उनसे पूछते हैं कि उनको उनसे क्या फ़ायदा हुआ। यह रेखाचित्र समाधानों का मूल्यांकन करने के लिए होता है, जिसको हम SWOT एनालिसिस कहते हैं, जिसको हम पहले देख चुके हैं। एक और जो समाधानों का मूल्यांकन करने का तरीका होता है वो डी बोनो का 6 थिंकिंग हैट्स है, जिसमें कि ये 6 अलग अलग पहलू किसी भी समस्या के देखे जाते हैं, जिसमें कि जो सफ़ेद हैट है वो फैक्ट या तथ्यों पर आधारित होता है, जो लाल रंग का हैट है वो हमारे इमोशंस या भावनाओं को देखता है, जो काले रंग का हैट है वो क्या क्या इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं या क्या जोखिम हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं। पीले हैट में हम जो भी हमें फ़ायदे हो सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं, और जो हरा हैट है उसमें हम नवीन विचार सोचने की कोशिश करते हैं, और नीले हैट में हम कंट्रोल देखते हैं, यानी कि जितनी प्रोसेस चल रही है उसमें किस तरह से हम उसको अपने काबू में रख पाएंगे। अगले सत्र में हम पढ़ेंगे क्रिटिकल और इनोवेटिव थिंकिंग इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। धन्यवाद।